I don't know how to put it, possess them permanently. And that's why you killed them? Right. Right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And जेफरी डेहमर का जन्म 21 मई 1960 को मिलवॉकी, विस्कॉन्सिन में लियोनेल और जॉयस डेहमर के घर हुआ था। उनके पिता एक शोध रसायनज्ञ थे, जबकि उनकी मां मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं। अक्सर अवसाद और चिंता के दौर से गुजरती थीं। इसने घर के माहौल को अशांत बना दिया। कम उम्र से ही डेहमर में भावनात्मक अलगाव और मृत्यु के प्रति चिंता के लक्षण दिखाई दिए। हालांकि इन शुरुआती लक्षणों को काफी हद तक अनदेखा कर दिया गया था। बचपन में डेहमर को जानवरों, खास तौर पर मृत जानवरों की हड्डियों से असामान्य आकर्षण था। उनके पिता एक घटना याद करते हैं जब जेफरी सड़क पर मरे हुए जानवरों को उत्सुकता से इकट्ठा करता था और दावा करता था कि उन्हें उनकी शारीरिक रचना से बहुत लगाव है। मृत शरीरों के प्रति यह आकर्षण, जिसे अक्सर उसकी हड्डी की लत के रूप में संदर्भित किया जाता है, बाद में भयावह चरम सीमा तक बढ़ गया। डेहमर के माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह 18 साल का था। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जो उसके पहले हत्याकांड से मेल खाता था। अस्थिर घरेलू माहौल, उसकी मां की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और पिता की भावनात्मक अनुपलब्धता ने संभवतः उसके मनोवैज्ञानिक पतन में योगदान दिया। वह धीरे धीरे अंतर्मुखी होता गया, और जबकि डेहमर ने अपने शुरुआती स्कूली वर्षों के दौरान कुछ सामाजिक जुड़ाव दिखाया, हाई स्कूल तक वह अधिक अंतर्मुखी, अलग थलग हो गया और बहुत अधिक शराब पीने लगा। हालांकि इस बात पर बहस जारी है कि डेहमर की आपराधिक हरकतें बचपन के आघात या जन्मजात मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों से उपजी थीं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके विकास पर उसके प्रारंभिक वर्षों का गहरा प्रभाव पड़ा। मनोचिकित्सकों ने बाद में अनुमान लगाया कि डेहमर कई तरह के अज्ञात विकारों से पीड़ित हो सकता है, जिसमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर शामिल हैं। उसकी भावनात्मक अलगाव और सार्थक संबंध बनाने में असमर्थता ने अलगाव की बढ़ती भावना में योगदान दिया, जिसने उसकी विनाशकारी कल्पनाओं को बढ़ावा दिया। बाद में डेहमर ने खुद स्वीकार किया कि किशोरावस्था में ही उसे पुरुषों पर हावी होने और उन्हें नियंत्रित करने के बारे में हिंसक कल्पनाएं होने लगी थीं। इन कल्पनाओं में अपने पीड़ितों को बेहोश करने के विचार शामिल थे, जो बाद में नेक्रोफीलिया और नरभक्षण में बदल गए। इस अवधि के दौरान शराब पर उसका निर्भरता इन अंधेरी इच्छाओं को सुन्न करने के प्रयास का सुझाव देता है, लेकिन यह केवल एक अस्थायी राहत थी। अपने माता पिता के तलाक ने उनके भावनात्मक उथल पुथल को और गहरा कर दिया। डेहमर को काफी हद तक बिना किसी देख रेख के छोड़ दिया गया, क्योंकि उसकी मां अपने छोटे भाई के साथ बाहर चली गई, जिससे जेफरी परिवार के घर में अकेला रह गया। संरचना और मार्गदर्शन की इस कमी ने उसे और भी अधिक भ्रष्ट बना दिया। Jeffrey Dahmer is recalling his monstrous past. Almost 2 years ago, in this little apartment in Milwaukee, police discovered the grisly remnants of one of the most horrible crime sprees in American history. Jeffrey Dahmer, an unassuming chocolate factory worker, would eventually confess that he had seduced, murdered, and dismembered 17 young men. He even ate some of his victims' body parts. जेफरी डेहमर की हत्याओं का सिलसिला 1978 में शुरू हुआ, जब वह सिर्फ 18 साल का था। अगले 13 सालों में उसने 17 युवा पुरुषों की जान ले ली, जिनमें से ज्यादातर अफ्रीकी अमेरिकी और एशियाई अमेरिकी जैसे हाशिए पर पड़े समुदायों से थे। उसके शिकार अक्सर दोस्ती, शराब या सेक्स के बहाने उसके अपार्टमेंट में वापस बुलाए जाते थे। फिर उन्हें नशीला पदार्थ दिया जाता था, उनकी हत्या की जाती थी और उन्हें भयानक पोस्टमार्टम गतिविधियों के लिए मजबूर किया जाता था। डेहमर का पहला शिकार 18 वर्षीय स्टीवन हिक्स था। डेहमर ने हिक्स को उठाया, जो लिफ्ट मांग रहा था, और उसे अपने परिवार के घर पर शराब पिलाई। साथ में समय बिताने के बाद डेहमर ने हिक्स को डंबल से मारा और फिर उसका गला घोंट दिया। भविष्य की घटनाओं की भयावह पूर्व सूचना देते हुए डेहमर ने शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अवशेषों को ठिकाने लगा दिया।
इस पहली हत्या ने उसके भीतर एक विवशता जगा दी, हालांकि वह लगभग 1 दशक तक अपनी इच्छाओं को दबाने में कामयाब रहा। One time I brought this young man back to the hotel room, the Ambassador Hotel. Was just planning on drugging him and spending the night with him. I had no intention of hurting him. When I woke up in the morning, he had a broken rib here. I was heavily bruised. Apparently I had beaten him to death with my fists. डेहमर का दूसरा शिकार स्टीवन टुओमी 1987 में एक होटल के कमरे में भारी शराब पीने के बाद मारा गया था। अपनी पहली हत्या के विपरीत डेहमर ने बाद में दावा किया कि उसे टुओमी की हत्या की कोई याद नहीं है, लेकिन उसने अपने पिछले शिकार की तरह ही शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 1987 में टुओमी की हत्या ने एक भयानक दौर की शुरुआत की, जिसमें डेहमर ने कम से कम 15 और लोगों की हत्या की। उसके शिकार आमतौर पर युवा पुरुषों को नींद की गोलियां खिलाकर गला घोंट दिया जाता था। डेहमर इसके बाद नेक्रोफीलिया और अंग भंग करने में संलग्न हो जाता था। उसके पीड़ितों के अवशेषों को अक्सर ट्रॉफी के रूप में रखा जाता था, हड्डियां, खोपड़ी और यहां तक कि अंग भी, जिन्हें डेहमर ने अपने अपार्टमेंट में सुरक्षित रखा और संग्रहित किया। एक विशेष रूप से भयावह कार्य में डेहमर ने अपने पीड़ितों की खोपड़ी में छेद करके और उनके मस्तिष्क में एसिड या उबलते पानी का इंजेक्शन लगाकर मानव लाश बनाने का प्रयास किया। यह प्रयोग आज्ञाकारी अचेतन साथी बनाने का एक प्रयास था, जिन्हें वह अनिश्चित काल तक नियंत्रित कर सकता था। कानून प्रवर्तन द्वारा कई बार गिरफ्तार होने और मौके गंवाने की घटनाएं व्यवस्थित विफलताओं को उजागर करती हैं, जिसके कारण डेहमर इतने लंबे समय तक अपने अपराध जारी रख सका। सबसे ज्वलंत उदाहरणों में से एक मई 1991 में हुआ, जब पुलिस ने डेहमर के पीड़ितों में से एक 14 वर्षीय कोनेरक का सामना किया। सिंथा सोमफोन डेहमर के अपार्टमेंट के बाहर नंगा और नशे में घूम रहा था। पड़ोसियों की दलीलों और परेशानी के स्पष्ट संकेतों के बावजूद पुलिस ने लड़के को डेहमर को लौटा दिया, जिसने उन्हें आश्वस्त किया कि वे सहमति से संबंध में शामिल थे। पुलिस के जाने के बाद डेहमर ने सिंथा सोमफोन को मार डाला। He was on the couch, lying down with the drilling technique had already been applied, and I thought he was asleep. With his victim. पीछे मुड़कर देखें तो यह घटना पुलिस की लापरवाही का एक भयावह उदाहरण है, जिसकी वजह से डेहमर ने अपनी हत्याओं का सिलसिला जारी रखा। 1991 में जब उसका एक शिकार ट्रेसी एडवर्ड्स भागने में सफल रहा और उसने पुलिस को चकमा दिया, तब डेहमर का आतंक का राज आखिरकार खत्म हुआ। I always knew that it was wrong, but after the first killing was not planned. अपनी गिरफ्तारी के बाद जेफरी डेहमर ने कानून प्रवर्तन के साथ उल्लेखनीय सहयोग किया और सभी 17 हत्याओं को कबूल किया। पुलिस और बाद में मीडिया के साथ विस्तृत साक्षात्कार में डेहमर ने अपनी विकृत प्रेरणाओं को समझाया। उसने दावा किया कि उसके कार्य अपने पीड़ितों को अपने करीब रखने की अत्यधिक इच्छा से प्रेरित थे। उसने कहा कि वह नहीं चाहता था कि वे उसे छोड़ दें। नियंत्रण की यह इच्छा नेक्रोफिलिया कृत्यों और उसके नरभक्षण दोनों में प्रकट हुई, क्योंकि डेहमर ने अपने पीड़ितों के अंगों को खाने की बात स्वीकार की ताकि उन्हें हमेशा के लिए अपने कब्जे में कर सके। साक्षात्कारों में डेहमर ने अपने किए पर खेद व्यक्त किया, हालांकि कुछ लोगों ने इन दावों की ईमानदारी पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने अपराध बोध के बारे में विस्तार से बात की और बताया कि कैसे वह एक राक्षस बन गए थे जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। फिर भी कई मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि डेहमर के कबूलनामे उसकी मनःस्थिति के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन वे उसके अपराधों की क्रूरता को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए बहुत कम करते हैं।
जेफरी डेहमर को आखिरकार 22 जुलाई 1991 को गिरफ्तार कर लिया गया, जब ट्रेसी एडवर्ड्स, जो उसका इच्छित शिकार था, भागने में सफल रहा और उसने मिलवॉकी के 2 पुलिस अधिकारियों को पकड़ लिया। जब अधिकारी डेहमर के अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो उन्हें एक भयावह दृश्य मिला। क्षत विक्षत शवों, खोपड़ियों और संरक्षित अंगों की तस्वीरें। इस खोज के कारण डेहमर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और लोगों को जल्दी ही पता चल गया कि उसके अपार्टमेंट में सालों से क्या क्या हो रहा था। 1972 में डेहमर को 17 लोगों की हत्या के लिए लगातार 15 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसका मुकदमा अमेरिकी इतिहास में सबसे सनसनीखेज था, क्योंकि उसके अपराधों की भयावहता ने जनता को मोहित कर दिया था। मुकदमे के दौरान डेहमर का अपेक्षाकृत शांत व्यवहार और उसके द्वारा दिए गए विस्तृत बयानों ने उसके इर्द गिर्द आकर्षण को और बढ़ा दिया। जेफरी डेहमर की जान 28 नवंबर 1994 को पोर्टेज, विस्कॉन्सिन में कोलंबिया सुधार संस्थान में हिंसक तरीके से खत्म हो गई। जेल में काम करते समय साथी कैदी क्रिस्टोफर स्कारवर ने उसे पीट कर मार डाला। स्कारवर ने बाद में दावा किया कि उसने डेहमर को उसके अपराधों की प्रकृति के कारण मारा था। उसने कहा कि डेहमर अपने खाने को शरीर के अंगों में बदल देता था और खून की नकल करने के लिए केचप का इस्तेमाल करता था। एक ऐसा दावा जिसने डेहमर के विचलित करने वाले व्यक्तित्व को और भी बढ़ा दिया, यहां तक कि कारावास में भी। डेहमर की मौत ने उसके पीड़ितों के कुछ परिवारों को राहत की भावना दी, हालांकि इसने न्याय के बारे में बहस भी छेड़ दी। क्या डेहमर की मौत ऐसे व्यक्ति के लिए उचित थी जिसने ऐसे भयानक कृत्य किए, या उसे अपना बाकी जीवन जेल में बिताने दिया जाना चाहिए था? जेफरी डेहमर की विरासत डरावनी और मनोवैज्ञानिक साजिशों से भरी है। उसके अपराधों ने हाशिए पर पड़े समुदायों, खास तौर पर LGBTQ+ समुदाय और रंग के लोगों के साथ कानून प्रवर्तन के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, जिनमें से कई उसके शिकार थे। सिंथासोमफोन मामले में पुलिस का गलत तरीका उस समय मौजूद नस्लीय और सामाजिक पूर्वाग्रहों की एक कड़ी याद दिलाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से डेहमर एक आकर्षक केस स्टडी बना हुआ है। नरभक्षण, नेक्रोफीलिया और पीड़ितों को जॉम्बी बनाने के प्रयास का उसका संयोजन आसान वर्गीकरण को चुनौती देता है। वह सत्ता या वित्तीय लाभ के लिए पारंपरिक इच्छाओं से प्रेरित नहीं था, बल्कि नियंत्रण और कब्जे की एक अंधेरी, विकृत आवश्यकता से प्रेरित था।